नमस्कार दोस्तों, मैं धनराज कुमार आपके अपने YouTube चैनल स्काई टीचिंग सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। तो आइए आज हम हिंदी और शिक्षण शास्त्र के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं जो कि PYQ हैं और आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सेशन अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा पहला ही क्वेश्चन रहा आपके स्क्रीन के ऊपर, और जो कि क्या कह रहा है, ये तो आप क्या कह रहा है बेचारा, ये पढ़ना पड़ेगा आपको कि भाषा अधिगम में अंतःक्रिया का परिकल्पना का क्या अर्थ है। जो अंतःक्रिया होता है, बच्चों से जो अंतःक्रिया करके सिखाया जाता है, उसका क्या तात्पर्य है, क्या अर्थ है। पहला दे रहा है कि द्वितीय अथवा विदेशी भाषा सीखने के लिए शिक्षार्थी की अंतःक्रिया या निवेशों के पूर्ण रूप से प्राप्त करने के एक पश्चात होनी चाहिए। ये क्या दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है कि संप्रेषणात्मक परिवेश भाषा अधिगम के लिए अंतःक्रिया के माध्यम से होना चाहिए, कि जो संप्रेषण, जो कम्युनिकेशन स्किल है वो क्या होना चाहिए, अंतःक्रिया होनी चाहिए। और ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है, शिक्षार्थी द्वितीय या विदेशी भाषा के निवेश अवसरों के आधार पर अंतःक्रिया नहीं करते हैं। क्या आपका ये आंसर हो जाएगा। आपका डी कह रहा है कि शिक्षार्थियों को द्वितीय अथवा विदेशी भाषा के सीखने के लिए निवेशों पर आधारित अंतःक्रिया करनी चाहिए। कहने का आशय यह है कि जो भाषा अधिगम, भाषा लर्निंग है, यहाँ पे अर्जन क्या है, भाषा लैंग्वेज लर्निंग की बात है, लर्निंग की बात कर रहा है, भाषा अधिगम की बात कर रहा है, किसकी, अधिगम की बात कर रहा है। जो कि आपका अधिगम औपचारिक तरीके से होता है, किससे होता है, औपचारिक तरीके से होता है, और जो कि ये एक नियमबद्ध तरीका होता है। ठीक है, तो आपका क्या कह रहा है कि संप्रेषणात्मक परिवेश भाषा अधिगम के लिए अंतःक्रिया के माध्यम से होना चाहिए। कैसे होना चाहिए, अंतःक्रिया के माध्यम से होना चाहिए, जो कि बच्चे एक दूसरे से अंतःक्रिया करें, अपने परिवार में, अपने स्कूल में, अपने सहपाठियों के साथ अंतःक्रिया करते हैं तो जो बच्चों की सीखने की क्षमता होती है वो जल्दी विकसित होती है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा, बी फॉर बॉम्बे। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निवेश परिकल्पना अनुशंसा करती है कि भाषिक निवेश भाषिक दक्षता के वर्तमान स्तर से अधिक प्रतिफलों को सही तरह से प्राप्त करने के लिए क्या आदर्श है। ये आपका आ गया स्टीफन क्रेसन, जिन्होंने दिया है I+1 कि जो कक्षा के एक स्तर ऊपर, भाषा सीखे हुए कक्षा के एक स्तर ऊपर, कितना, एक स्तर ऊपर, एक स्तर ऊपर। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा कि एक चरण पीछे, क्या कि एक चरण आगे या बहुत आगे या समांतर। तो क्या बोल रहे हैं, स्टीफन क्रेसन ने जो दिया है कि आपकी जो स्तर रहेगा उससे एक चरण आगे, क्या है, उससे एक चरण आगे। तो आपका आंसर हो गया सेकेंड वाला, आपका एक चरण आगे, आंसर हो गया सेकेंड। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आपका एक चरण पीछे भी नहीं होगा, आपका बहुत आगे भी नहीं होगा, और समानांतर भी नहीं होगा, आपका एक चरण आगे हो जाएगा। आपका आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉम्बे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आज का हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मिश्रित अधिगम कौन सा है। व्याकरण, अनुवाद विधि और संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण का मिश्रण, और दूसरा बोल रहा है भाषा शिक्षण के लिए 2 ऐप के मिश्रण का प्रयोग, और एक ही कक्षा में 2 भाषाएं सीखना, और तीसरा पारंपरिक अधिगम और वेब आधारित अधिगम। वेब यानी इंटरनेट, क्या आपका जो इंटरनेट वाली बातें बोल रही है। ठीक है, क्या इससे होगा, मुझे कैमरा देखा था, इंटरनेट वेब आधारित, क्या बोल रहा है कि मिश्रित अधिगम, इसमें मिश्रित अधिगम कौन सा होगा। ठीक है, मिश्रित अधिगम कौन सा होगा, आपका क्या हो रहा है कि जो मिश्रित अधिगम है, मतलब जैसे देखो
आपका आंसर जो पारंपरिक अधिगम और देखिए मिश्रित व्याकरण अनुवाद विधि क्या होता है और संरचनात्मक, ये तो आपका व्याकरण अनुवाद विधि हो गया, जिसमें आपका अनुवाद विधि होता है, व्याकरण विधि होता है, समक्ष वो कौन से जितनी विधियां हैं उसको पढ़ाया जाता है। लेकिन आपका ऑप्शन क्या कर रहा है कि मिश्रित अधिगम को, किसको, मिश्रित अधिगम को, और भाषा शिक्षण के लिए ऐप 2 मिश्रण, ऐसा कुछ बात कर नहीं रहा है। और एक ही कक्षा में 2 भाषाएं सीखना, ऐसा नहीं है। जो पारंपरिक क्या होता है, जैसे जो पहले से चली आ रही है कि नहीं इसको ऐसे सीखना है, ऐसे सीखना है, और जो आज का जो इंटरनेट से आधारित जो आप लोग ऑनलाइन पढ़ते हो, यूट्यूब पर पढ़ते हो, ये क्या है, ये वेब यानी इंटरनेट आधारित अधिगम है, उपागम है। इसी को क्या करके मिश्रण करके जब सीखते हैं तो यही क्या बोल जाता है, पारंपरिक अधिगम और वेब आधारित ऑनलाइन उपागम मिश्रण होता है। इसका अर्थ हो जाएगा आपका डी फॉर डेनमार्क। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कक्षा 2 के विद्यार्थी एक कविता गा रहे हैं। कैसे गा रहे हैं, कोई कक्षा 2 का बालक है और वो गा रहा है, यह मेरी नाक है, ये मेरे कान है। कविता में गाते समय वे शरीर के जिस अंग का नाम लेते हैं उस अंग को स्पर्श करते हैं। जैसे वो बोल रहा है मेरी नाक है, ये मेरे कान है, और वो जितना भी कर रहा है वो क्या कर रहा है, सबको स्पर्श, टच भी कर रहा है, छू छू के बता रहा है। जो अध्यापिका महोदय हैं किस विधि का प्रयोग कर उन्हें सिखा रही हैं, क्या विभिन्न दर्शन ग्राही करवा रही हैं, और क्या श्रव्य भाषिक कर रहा है या संप्रेषण, कम्युनिकेशन स्किल तो हो नहीं रहा है यहाँ पे, क्या समग्र भौतिक प्रक्रिया जिसको बोलते हैं टीपीआर, क्या बोलते हैं, टीपीआर बोलते हैं। ठीक है, आपको क्या कह रहे हैं, तो आप लोग जरा बताइए इसमें क्या हो रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है, आपको इसमें क्या हो रहा है, आपका क्या हो रहा है, आपका ये टीपीआर टोटल फिजिकल रिस्पांस, ये जो है आपका जो जिसको कोई बच्चे को ये प्रारंभिक स्तर पे होता है, किस पे, प्रारंभिक स्तर पे, किस पे होता है, प्रारंभिक स्तर पर होता है। और बच्चों को जिस प्रकार से सिखाते हैं उसी प्रकार से बोल बोलकर जो क्या कुछ सिखा रहे हैं उसको उसी के साथ स्पर्श कर रही हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा डी फॉर फोर्थ, इसमें चौथा दिया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आज का हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, उस युक्ति का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए उदाहरण से मेल खाती हैं। जैसे क्या है कि मैं भाषा पर ध्यान केंद्रित रखती हूँ, मैं इस कविता का पूरा ध्यान रखती हूँ कि यह सही हो। क्या बोल रहा है कि मैं भाषा पर ध्यान केंद्रित करती हूँ, कोई भाषा है उस पर ध्यान केंद्रित है, और मैं इस बात का पूरा ध्यान रखती हूँ कि यही सही हो। आपका तो वो किस पर, एक किसका उदाहरण है, क्या ट्रांसलैंग्वेजिंग का है, या रोट मेमोराइजेशन का है, या पुनरावृत्त है, या स्वनिरीक्षण है। आपको ट्रांसलैंग्वेजिंग क्या होता है कि जैसे आप एक से अधिक भाषाओं को जानते हो, कितना, एक से अधिक भाषाओं, एक से अधिक भाषा, एक से अधिक भाषा कोई सीखता है, वो बीच बीच में जैसे वो अनेक भाषाओं को बोलता है कि एक वो जैसे घर पे कुछ भाषा बोल रहा है, अपने गुरु जी से जाके, अपने सर जी से जाके कुछ बात बोल रहा है, जो उसके माहौल में है, जो मित्र हैं, मित्र मंडली है, उसमें दूसरी भाषा का लैंग्वेज करता है, तो उसे बोलते हैं भाषा ट्रांसलैंग्वेजिंग। क्या बोलते हैं कि वो अनेक भाषा का, एक से अधिक भाषाओं का जो प्रयोग करता है उसे क्या बोलते हैं, पर भाषा व्यवहार बोलते हैं या ट्रांसलैंग्वेजिंग बोलते हैं। रट्टाफिकेशन वाले ऐसा है नहीं। और आपका पुनरावृत्त प्रश्न हो रहा है, वह स्वनिरीक्षण कर रहा है, क्या, अपना स्वनिरीक्षण कर रहा है। तो आपका आंसर हो जाएगा फोर्थ। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आज का हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कक्षा 8 की अध्यापिका, कौन है, कक्षा 8 की अध्यापिका एक पाठ्य सामग्री को 5 वाक्यों को दो बार अंग्रेजी में पढ़ती हैं और फिर शिक्षार्थियों को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए कहती हैं। क्या बोलती हैं, पहले बोलती हैं 5 वाक्य और फिर विद्यार्थियों को बोलते हैं कि आप लोग ध्यान से सुनिए। इसके बाद वह शिक्षार्थियों को 4-4 के समूह में काम करने के लिए कहती हैं। 4-4 का पेयर बना देती हैं, जोड़ा बना देती हैं, समूह बना देती हैं। उसके बाद कहती हैं कि वे पढ़ी गई पाठ्य सामग्री का
पुनर्लेखन, फिर से लिखें, पुनर्लेखन करें जो एकदम मूल जैसा न हो। क्या हो? जो पहले जैसा है, मूल यानी जो पहले के जैसा न हो, जो पहले जैसा न हो, तो उसमें वो गतिविधि में क्या कह रही हैं? क्या वो श्रवण कार्य कर रही हैं, लेखन कार्य कर रही है, अनुच्छेद श्रुत लेखन कर रही है, सामूहिक श्रुत लेखन कर रही हैं। देखिए आपको पहले से कोई एक पैराग्राफ दिया है, क्या दिया है? अनुच्छेद पहले से दिया गया है, अनुच्छेद पहले से दिया गया है। आपको उसमें से पढ़ करके और फिर उसी में से ध्यानपूर्वक सुनिए और 4-4 का पेयर बना दे रही हैं। उसके बाद बोल रही हैं कि उसी के अनुसार आपको पुनर्लेख दोबारा लिखना है। तो क्या बोल रही हैं? सामूहिक तो कर नहीं रही हैं, लेखन सिर्फ कर नहीं रहे हैं, श्रवण कार्य कर नहीं है, वो अनुच्छेद दिए गए पैसेज, अनुच्छेद में से उसी में से आपको लिखने के लिए बोल रही हैं। किसमें से? उसी में से दिए गए में से लिखने के लिए बोल रही हैं। तो आपका क्या हो जाएगा? अनुच्छेद श्रुतलेख। श्रुतलेख का माना होता है, श्रुतलेख का अर्थ होता है सुन करके लिखना। क्या होता है? सुनकर लिखना, सुनकर लिखना होता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आज का हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? निगमन प्रणाली का प्रयोग किस प्रकार के शिक्षण में होता है? देखिए व्याकरण में आपका 2 विधि होता है। कौन कौन सा होता है? एक निगमन होता है। क्या होता है? एक निगमन होता है, निगमन विधि होता है, और एक आगमन विधि होता है। क्या होता है? एक आगमन। निगमन विधि में पहले नियम बताए जाते हैं। क्या होते हैं? पहले नियम, और उसके बाद क्या होता है? उसके बाद उदाहरण दिया जाता है। क्या होता है? उसके बाद उदाहरण दिया जाता है। और जो आगमन विधि होता है, पहले उदाहरण दिया जाता है, उदाहरण दिया जाता है, उसके बाद उसको क्या होता है? नियम बताया जाता है। क्या होता है? नियम बताया जाता है। ठीक है, तो ये निगमन विधि जो है वो सेकेंडरी लेवल, उच्च माध्यमिक स्तर पे, और जो ये आगमन विधि होता है ये किसमें? प्रारंभिक लेवल पे। किसके? प्रारंभिक लेवल पे, प्रारंभिक स्तर पर होता है, और ये अपर लेवल के लिए होता है। ठीक है, तो क्या बोल रही हैं कि व्याकरण शिक्षण प्रणाली है, क्या खेल शिक्षण प्रणाली है, कंप्यूटर शिक्षण प्रणाली है, या गद्य लेखन शिक्षण प्रणाली है? तो आपका क्या बोल रहे हैं? ये व्याकरण से संबंधित होता है। खेल प्रणाली ऐसा कुछ है नहीं, कंप्यूटर शिक्षा प्रणाली है नहीं, ये है नहीं, तो आपका हो गया व्याकरण शिक्षा प्रणाली से संबंधित है। किससे संबंधित है? व्याकरण शिक्षण प्रणाली से संबंधित है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आज का हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोल रहा है? जो कि आपने 30 क्वेश्चन कल ही कर लिए थे, तो 31 से आज स्टार्ट हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोल रहा है? एनईपी 2020 क्या है? एनईपी 2020 शास्त्रीय भाषा के अध्ययन की किस रूप में अनुशंसा करती है? जो कि आपकी 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं। कितनी हैं? 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं हैं? 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं। ठीक है, माध्यमिक स्तर पर एक अतिरिक्त विकल्प के रूप में, और दूसरा त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत एक विकल्प, और तीसरा क्या कह रहा है कि शिक्षा में भाषा नीति के अंतर्गत द्वितीय भाषा के रूप में, और तीसरा कह रहा है चौथा कह रहा है त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत आधुनिक भारतीय भाषा के रूप में। आपका आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 38 का, क्वेश्चन नंबर 38 का क्या हो जाएगा कि जो देखिए ये जो आपका क्या है, आपको तो पहले बात तो प्रारंभिक स्तर पर बच्चों की शिक्षा कैसे होनी चाहिए? बच्चों की शिक्षा कैसे होनी चाहिए? प्रारंभिक स्तर पर शिक्षा कैसे होनी चाहिए? मातृभाषा में होनी चाहिए। कैसी भाषा में होनी चाहिए? मातृभाषा में होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए? मातृभाषा में होनी चाहिए। उसके बाद यदि माध्यमिक स्तर पे बच्चा जा रहा है तो वो एक अतिरिक्त विकल्प के रूप में ले सकता है। उसका जरूरी नहीं है कि वो लेगा ही, वो अतिरिक्त विषय के रूप में ले भी सकता है और नहीं भी ले सकता है। जो शास्त्रीय भाषा होती है वो अतिरिक्त विषय के रूप में ले भी सकता है और नहीं भी ले सकता है। आपका एक ही विकल्प है नहीं, द्वितीय ऐसा तो है नहीं, आधुनिक भाषा भारतीय नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा ए फॉर अमेरिका। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा अगला का क्वेश्चन क्या कह रहा है? जो कि रहा आपके स्क्रीन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 39 शिक्षा का अधिकार अधिनियम।
मातृभाषा के माध्यम से अधिगम की अनुशंसा किस कक्षा तक के लिए करता है? जो मातृभाषा है, अभी यदि आप पहला ही क्वेश्चन पढ़े होते तो हमने पढ़ा क्वेश्चन पहला ध्यान दे रहेंगे तो हम बताया है कि बच्चों की जो मातृभाषा है, कौन सी भाषा है? जो मातृभाषा है वो कब, कितना, प्रारंभिक स्तर में। बच्चों की प्रारंभिक स्तर की शिक्षा कैसी होनी चाहिए? प्रारंभिक स्तर की शिक्षा किस में होनी चाहिए? मातृभाषा में होनी चाहिए। किस में होनी चाहिए? मातृभाषा में होनी चाहिए। और लेकिन यदि वो पढ़ना चाहते हैं मातृभाषा में तो बिल्कुल अनिवार्य है। क्या है? मातृभाषा में अनिवार्य है। प्रारंभिक लेवल पे क्या है? प्रारंभिक लेवल पे तो बिल्कुल अनिवार्य है, लेकिन वो चाहे तो कक्षा 8वीं तक उसको रख सकता है। तो 5वीं तक नहीं है, 10वीं तक नहीं है, 6ठी तक नहीं है, तो 8वीं तक रख सकता है। उसकी अनुशंसा करता है कक्षा 8वीं तक, लेकिन कक्षा 5 तक क्या है? प्राइमरी तक अनिवार्य है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा पहला ही। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कक्षा 7 की एक विद्यार्थी एलम है। क्या नाम है उसका? एलम नाम है, जो कि कन्नड़, मराठी, हिंदी और अंग्रेजी 4 भाषाएं जानता है। देखो भैया, एलम है वो बेचारा 4 भाषाएं जान रहा है। यहाँ हमसे आपसे एक ही भाषा नहीं बोली जा रही है, उसी को अटक अटक के पढ़ रहे हो, लेकिन वो देखो कितनी इंटेलिजेंस है कि वो 4 भाषाएं बोलता है। जब अपने घर में अपने माता पिता के साथ बात करता है तो प्रवाह यानी लय में के साथ 4 भाषाएं बोलता है। वो 4 भाषाओं को बोल लेता है। कौन कौन? कन्नड़, मराठी, हिंदी और अंग्रेजी। और विद्यालय में वह हिंदी, कन्नड़ तथा अंग्रेजी बोलता है, क्योंकि उसके मित्र व अध्यापक को यही भाषाएं आती है। इस स्थिति को किस रूप में जाना जाएगा? क्या अंतर्भाषा जाना जाएगा, परभाषिक जाना जाएगा, ट्रांस लैंग्वेजिंग जाना चाहेगा, कोड स्विचिंग जाना जाएगा? कोड में मतलब कोड मूविंग बोला। देखो इंटर लैंग्वेजिंग है नहीं, आपका कोड स्विचिंग क्या होता है? जैसे कोड स्विचिंग होता है, आप एक ही वाक्य में, जैसे आप बोल रहे हो, जैसे एक ही वाक्य में अलग अलग भाषाओं को मिक्स कर देना, उसमें एक भाषा से दूसरी भाषा में कहना स्विच कर देना, चला जाना, उसको कोड स्विचिंग कहते हैं। तो ये क्या ट्रांस लैंग्वेजिंग क्या है? ये ट्रांस लैंग्वेजिंग, वो एक से अधिक भाषाओं को जा रहा है तो क्या हो जाएगा? ट्रांस लैंग्वेजिंग हो जाएगा। ठीक है, और कोड स्विचिंग, कोड मूविंग, एक भाषा से दूसरी भाषा में मूव कर नहीं रहा है, और अंतर भाषा इंटर है नहीं। ठीक है, तो आपका सेकेंड नंबर आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? प्रत्येक भाषा की अद्वितीय ध्वनि संरचना तथा शब्द संपदा होती है। जो प्रत्येक भाषा है उसकी क्या होती है? शब्द संपदा होती है। जैसे पर्यायवाची हो गया, शब्द संपदा मतलब शब्द संपदा का अर्थ होता है पर्यायवाची हो गया। क्या हो गया? पर्यायवाची हो गया, मुहावरे हो गया। क्या हो गया? मुहावरे हो गया, लोकोक्ति हो गई। क्या हो गई? लोकोक्ति हो गई। ठीक है, ये सब होता है उसका संपदा। तो भाषा क्या यादृच्छिक है, कौशल संबंधी विषय है, या भाषा व्यवस्था है, भाषा प्रजातिगत विशिष्टता है? तो आपका यादृच्छिक भाषा होती है, लेकिन आपको इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ढूंढना है। तो आपका क्या हो जाएगा? भाषा एक क्या है? व्यवस्था है। क्या है? एक भाषा एक व्यवस्था है। एक वो व्यवस्थित है, उसको ऐसा नहीं है वो कभी भी कहीं भी कैसे भी हो सकता है, एक व्यवस्थित तरीके से सीखी जा सकती है। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आज का हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर अब आ गए जीन पियाजे के अनुसार भाषा का विकास कहाँ से कहाँ तक होता है? कहाँ से कहाँ तक होता है? क्वेश्चन नंबर 42। भाषा का आपको जो कि पियाजे हैं, क्या हैं? पियाजे बोलते हैं क्या होता है? भाषा विचार से, जो क्या होता है? विचार पहले आता है। क्या आता है? पहले आता है। किससे आता है? भाषा से। ठीक है, अब वाइगोत्स्की महोदय क्या कहते हैं? क्या वाइगोत्स्की महोदय क्या कहते हैं? वाइगोत्स्की कहते हैं कि क्या होती है? भाषा पहले आता है, उसके बाद विचार आता है। भाषा
पहले उसके बाद विचार आता है। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं कि भाषा आत्मकेंद्रित क्या होता है, भाषा आत्मकेंद्रित से सामाजिक की ओर बढ़ती है। पहले आत्मकेंद्रित होगा, बच्चे में क्या होता है, पहले आत्मकेंद्रित अहम केंद्रितता का आपने बात सुना है जो पियाजे जी दिए हैं, तो वो आत्म केंद्रित से समाज की तरफ बढ़ता है। वो निजी प्राइवेट स्पीच ऐसा निजी व्यक्तिगत तो है नहीं, निजी सामाजिकृत है नहीं, सामाजिकृत से आत्म केंद्रित नहीं है, वो आत्म केंद्रित से सामाजिक की तरफ होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आज का हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कक्षा 8 में चर्चा के दौरान कक्षा 5 की विद्यार्थी भ्रष्टाचार के कारणों पर अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है कि भाई देश में भ्रष्टाचार बहुत फैल रहा है, उस पर अपना मत दे रही है। इस दौरान न तो वह दूसरे के विचारों से सहमत प्रकट कर रही है और न ही दूसरे के नज़रिए को विषय वस्तु की दृष्टि से देखने की कोशिश कर रही है। पियाजे के अनुसार वह किस प्रकार के भाषण में शामिल हो रही, कहने का मतलब ये है कि वो सिर्फ अपने आगे किसी की सुन ही नहीं रही है, सिर्फ अपना मान बोल रही है तो सिर्फ अपने अपने बोल रहे नहीं, जो हम बोल रहे हैं वही सही है, और किसी की अगले दूसरे आदमी की किसी की बात को सुन ही नहीं रही है, वो सिर्फ अपने अपने की बात कर रही है। तो क्या आत्मकेंद्रित भाषा हो जाएगी, सामाजिक बात होगी, या प्राइवेट व्यक्तिगत इस भाषण हो जाएगा, या निजी भाषण हो जाएगा। तो आपका क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है, क्या है, कोई सामाजिक भाषा, वो किसी की तो बातें नहीं सुन रही है, व्यक्तिगत भाषण ऐसा पियाजे ने क्या है, वो आपका पियाजे ये दिए नहीं है, निजी प्राइवेट स्पीच तो दिए नहीं है, ये वाइगोत्स्की का है, किसका है, तो आपका क्या हो जाएगा, अहम केंद्रितता, क्या हो जाएगी, अहम केंद्रितता भाषण, अहम केंद्रित भाषण की बात कर रही है। वो दूसरे की बात न सुन रही है न मान रही है, सिर्फ अपना ही बात कह रही है और अपने ही बातें पर वो अमल कर रही है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आज का हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुश्री शीला कक्षा 7 के विद्यार्थियों को वाक्यों के प्रकार के बारे में पढ़ा रही हैं। क्या होता है, वाक्य क्या होता है उसके बारे में पढ़ा रही हैं। सबसे पहले उन्हें उन वाक्यों के कुछ उदाहरण बनाती हैं, उसके बाद जिन्हें हम सामान्य सुनते हैं, फिर वह वाक्यों के विभिन्न प्रकारों की व्याख्या करती हैं। सुश्री शीला हैं जो निम्नलिखित में से किस प्रकार के शिक्षण सिद्धांत का अनुसरण कर रही हैं। क्या वे निगमन से आगमन की तरफ जा रही हैं, मूर्त से अमूर्त जा रही हैं, विश्लेषण से संश्लेषण मतलब पहले तोड़ के फिर उसको जो पहले उसको एक एक अलग कर रही हैं, फिर संश्लेषण उसको सिर्फ एक जोड़ के पढ़ा रही हैं। क्या आगमन से निगमन की तरह जा रही हैं, आपको बताना है किससे जा रही हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 क्या हो रहा है, हमने आपको अभी पहले वाले में बताया, जो पहले आगमन विधि क्या होता है, पहले उदाहरण बताया जाता है, उसके बाद नियम बताया जाता है। और ये आपका किस पे होता है, प्रारंभिक स्तर पर, किस पे होता है, प्रारंभिक स्तर पर ज़्यादा उपयोगी होता है। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं, तो वही तो बोल रही हैं, वो पहले क्या बोल रहे हैं, कुछ वाक्यों के पहले उदाहरण बताती हैं, फिर सामान्यतः वाक्यों के विभिन्न प्रकारों की व्याख्या करते हैं। पहले क्या बता रही हैं भैया, पहले वो उदाहरण बताती हैं, तो आपका पहले उदाहरण बताएंगी तो कौन हो जाएगा, आगमन विधि हो जाएगा, आगमन से निगमन की विधि हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा चौथा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आज का हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 45 रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। कक्षा 5 की अध्यापिका अपने विद्यार्थियों को उन्हें क्या पसंद है तथा क्या नापसंद है, कौन से उनको किसमें रुचि है किसमें रुचि नहीं है, पर समूह पर चर्चा करने तथा बाद में उन्हें कुछ वाक्यों में लिखने के लिए कहती हैं। विद्यार्थियों ने अपने विचारों को लिखा, एक रूपरेखा बनाई तथा एक अनुच्छेद लिखा। लिखने के बाद इस उपागम से आप क्या कहेंगे। ठीक है, आपको क्या कहेंगे, लिखने का उत्पाद कौशल कहोगे या लिखने की प्रक्रिया उपागम कहोगे, लिखने की रणनीति के रूप में टिप्पणी लिखना या व्यक्तिगत लेखन कहोगे। आपका आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 45। क्या बोल रही हैं, देखो उन्होंने क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, तो इसमें उत्पाद, कोई उत्पाद तो हो नहीं रहा है,
कोई कुछ नया प्रोडक्टिव हो नहीं रहा है और लिखने की रणनीति के रूप में कुछ टिप्पणी लिखने के लिए बोल नहीं रही हैं, अब व्यक्तिगत अपने बारे में तो कुछ लिख नहीं रहे हैं, और लिखने की प्रक्रिया उपागम क्या कर रहे हैं, लिखने की प्रक्रिया की उपागम कहेंगे, इसको क्या बोलेंगे, लिखने की प्रक्रिया का उपागम कहेंगे। तो आपका आंसर हो गया सेकेंड वाला। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आज का हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सीखने के सिद्धांत के रूप में रचनावाद बोले तो क्रिएटिविटी, कौन सा, क्रिएटिविटी, जो कि कौन लोग देते हैं, संज्ञानवादी देते हैं कि व्यवहारवादी देते हैं, संज्ञानवादी देते हैं, कौन से देते हैं, संज्ञानवादी। ठीक है, तो सीखना व्यक्तिगत एक विशेषता है कि जो सीखना होता है वो प्रत्येक व्यक्ति की विशेषताएं होती हैं और सभी शिक्षार्थी भाषाएं नहीं सीख सकते। क्या कोई सभी शिक्षार्थी जो होते हैं वो भाषा नहीं सीख सकते हैं। सीखना पूरी तरह से मनोवैज्ञानिक घटना है। और चौथा कह रहा है सीखना सामाजिक निर्मित है, कि जो सीखना होता है वो सिर्फ और सिर्फ समाज से होता है। किससे होता है, समाज से, समाज के द्वारा होता है, समाज के सीखना समाज द्वारा होता है। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि सीखना एक सामाजिक, क्या है, एक सामाजिक निर्मित है। सीखना बच्चे समाज से भी सीख सकते हैं। सीखना पूरी तरह से, किससे, पूरी तरह से एक वैज्ञानिक घटना है, ऐसा कुछ नहीं है। और सभी शिक्षार्थी भाषाएं नहीं सीख सकते। क्यों नहीं सीखते हैं, सब विद्यार्थी भाषाएं और एक से अधिक भी भाषाएं सीख सकते हैं। और सीखता व्यक्तिगत विशेषता, ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्तिगत, अगर ये बच्चा है तो यही सीख सकेगा, अगर दूसरा बच्चा नहीं सीखेगा, वो बच्चे सब सीख सकते हैं और वो भी समाज से में भी रहकर सीख सकते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा डी फॉर दिल्ली। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन और कारक वाला है। क्या कह रहा है कि ध्वन्यात्मक वर्तनी के प्रयोग से वर्तनी लिखना सीखने की योग्यता मंद पड़ जाती है। देखिए, पहले आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना चाहिए कि ध्वन्यात्मक यानी धुन सुन करके, आप जैसे कोई कुछ बोल रहा है उसको सुन करके लिखना। ध्वन्यात्मक वर्तनी के प्रयोग से वर्तनी लिखना सीखने का योग्यता में मंद, या मंद यानी धीमा पड़ जाएगी, मंद यानी धीमा पड़ जाती है। अब आपका तर्क क्या कह रहा है, जब बच्चे पारंपरिक वर्तनी के स्थान पर अपनी आविष्कृत वर्तनी का उपयोग करते हैं तब वह वर्तनी लिखने की उनकी योग्यता को मंद नहीं करती है। तो क्या करती है, मंद नहीं करती है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 47 का आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग जरा सा देख के बताइए। यदि जैसे आप कुछ लिख रहे हो, यदि कोई बोल रहा है, यदि आप उसको सुन कर लिखोगे तो जो आपकी स्पीड है लिखने की वो क्या तो मंद पड़ जाएगी, नहीं मंद होगी। आपका क्या हो जाएगा, पहला ही गलत हो जाएगा। और दूसरा क्या हो रहा है, जब बच्चे पारंपरिक वर्तनी के स्थान पर अपनी आविष्कृत, जो अपने से लिख रहे हैं, का उपयोग करते हैं तब तक यह सही वर्तनी लिखने में उनकी योग्यता को मंद नहीं करती है। सही बात है, उसको मंद नहीं करती है। तो क्या हो जाएगा, ये गलत है आर, परंतु आर सही है। दोनों सही है तथा नहीं, ये तो गलत हो जाएगा। और दोनों सही है परंतु व्याख्या, ऐसा कुछ नहीं है। ये सही है परंतु आर गलत है, नहीं। आपका ए सही है परंतु आर गलत, ए गलत है परंतु आर सही है। तो आपका आंसर हो जाएगा पहला। उसको लिखने की जो गति है वो मंद नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 48, कक्षा 5 का मंजीत अपने अध्यापक से अलग शैली में बात करता है और अपने मित्रों से कुछ अलग तरह से और एक 2 वर्षीय बच्चे से कुछ अलग तरह से बात करता है। इसका तात्पर्य है यह हुआ कि मंजीत जानता है कि सामाजिक स्थितियों में भाषा का प्रयोग किस तरह से करना है, भाषा के गुण को किस रूप से जाना जा सकता है। क्या ये वाकगत यानी वाड़ी से, किससे, वाड़ी से। और दूसरा, ये प्रकृतवादी है, अर्थगत है या उपयोगितावादी है।
किससे है? वो क्या बोल रहा है कि मंजीत अपने अध्यापक से अलग शैली में बात कर रहा है। किससे? अपने जो टीचर हैं बात कर रहा है तो उनसे दूसरे टून में बात कर रहा है, दूसरे शैली में बात कर रहा है, दूसरे तरीके से बात कर रहा है और करता है अपने मित्रों से कुछ अलग। क्या होता है? उसके जो फ्रेंड यार होते हैं, फ्रेंड मंडली है, उससे क्या होता है? अलग तरीके से बात कर रहा है। लेकिन एक 2 वर्ष का जो बच्चा है उससे क्या कर रहा है? कुछ अलग तरीके से बात कर रहा है। 3 जगह बात कर रहा है, 1 2 3, और तीनों जगह अलग अलग शैली से बात कर रहा है। तो इसका तात्पर्य यह है कि मंजीत जानता है कि सामाजिक स्थिति में भाषा का प्रयोग किस तरह से करना है, कि समाज में अपने भाषा का वो कैसे प्रयोग कर सकता है, और भाषा के गुण को किस रूप में वो जाना जाता है। क्या वो वाणी की है या प्रकृतवादी है या अर्थगत है। वो क्या कर रहा है? भाषा की उपयोगिता की सीख रहा है, कहाँ पे कौन सी भाषा उपयोग करनी चाहिए, कौन सी भाषा नहीं उपयोग करनी चाहिए। तो आपका आंसर हो जाएगा 4th। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा 4th। वो उपयोगिता को समझ रहा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आज का हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 49। नई भाषा सीखते समय बहुत से विद्यार्थी के अद्वितीय उच्चारण संबंधी नियमों के कारण भाषा बोलते समय प्रायः आत्मविश्वास की कमी का सामना करते हैं। यदि कोई विद्यार्थी रहेगा, कोई दूसरी भाषा बोलता रहेगा, तो उसमें क्या होता है? वो बोलते समय काफ़ी आत्मविश्वास की हम ऐसा कहीं ना हो, कहीं कुछ न गलत बोल जाए, उसको अंदर से सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं रहता है। इस समस्या को दूर करने का तरीका क्या है, कि वो जो उसका जो हेजिटेशन है, आत्मविश्वास की कमी है, वो कैसे दूर किया जा सकता है। जब जब उन्हें समस्या आए उनकी गलती में सुधार किया जाए। क्या हो? जब जब उसमें समस्या आए उसमें गलती में सुधार किया। दूसरा क्या है? बच्चे कक्षा में सस्वर वाचन करें कि नहीं। जैसे अगला टीचर बोल रहा है या अगला विद्यार्थी बोल रहा है, वैसे पीछे पीछे अनुसरण करते हुए आप सस्वर में, मतलब ऊँची आवाज़ में बोलो, उसका अनुकरण करो। कक्षा में ऐसे खेलों जैसी गतिविधियों का प्रयोग किया जाए जिसमें मौखिक अंतःक्रियाएं अधिक हो, जिसमें आपस में कम्युनिकेशन ज़्यादा हो। और काउंसलर के साथ विशेष वाक थेरेपी सत्र आयोजित किया जाए और ड्रिल के माध्यम से अभ्यास किए जाएं। कहने का मतलब उसको बार बार अभ्यास करवाया जाए। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 49 का क्या हो जाएगा? क्या बोल रहा है? बच्चों को कक्षा में क्या करना है? सस्वर वाचन करवाना चाहिए। जहाँ पे उसकी जब जैसे जहाँ पे बोलने में उसका थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है और उसको जोश बुलवा दो, उसकी जो आत्मविश्वास है, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस है, वो थोड़ा सा हाई लेवल हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा 2nd वाला। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 50। क्षेत्रीय बोली क्या होती है? जो एक भाषा होती है, भाषा का रूप ही होता है, भाषा का रूप होता है, क्या होता है? बोली होता है। जैसे भोजपुरी बोली हो गई, अवधी बोली हो गई, भोजपुरी, अवधी, अनेक प्रकार की बोलियां हैं। तो क्या हो जाएगी? क्षेत्रीय बोली जो किसी क्षेत्र विशेष में बोली जाती है उसको बोली कहते हैं। क्षेत्र की भाषा की वाक्य विशेषताएं, वाक्य यानी वाणी। और दूसरा को रहा है देश अथवा राज्य की भाषा, कोई देश हो गया, कोई राज्य की भाषा। और क्षेत्र की लिपि के साथ भाषा, जो क्षेत्र की लिपि है उसके साथ की भाषा, या क्षेत्र की लिखित भाषा तथा साहित्यिक भाषा, जिसमें साहित्यिक यानी जिसमें साहित्य की रचना होती है, जिसमें क्या होती है? साहित्य की रचना होती है। ठीक है, क्या वो भाषा? तो आपका क्या हो जाएगा आंसर? क्वेश्चन नंबर 50। तो क्या होता है? जो क्षेत्र यानी जो वहाँ का माहौल की वाक यानी वाणी होती है, उसकी विशेषता होती है, उसे क्या बोलते हैं? क्षेत्रीय बोली कहते हैं। ये राज्य की भाषा तो होगी नहीं, भाषा तो है नहीं, साहित्यिक भाषा तो होगी नहीं। ठीक है, तो आपका पहला आंसर हो जाएगा। चलते हैं पेज नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 51। आपका क्वेश्चन नंबर 51 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा संकेत भाषा के संबंध में सत्य है? आपको सत्य बताना है सांकेतिक भाषा में। किसका? संकेत भाषा में। संसार में केवल एक संकेत भाषा है। संकेत भाषा प्राकृतिक भाषा नहीं है। और आपका आंसर संकेत भाषा प्राकृतिक भाषा है और संकेत भाषा भाव भंगिमाओं का समूह है। क्वेश्चन नंबर 51
क्वेश्चन नंबर 51। क्या बोल रहा है? संसार में केवल एक संकेत भाषा है। जो हमारा संसार है क्या उसमें केवल एक ही सांकेतिक भाषा है? दूसरा क्या बोल रहा है कि संकेत भाषा प्राकृतिक नहीं है। प्राकृतिक यानी जन्मजात नहीं होती है। और संकेत भाषा प्राकृतिक भाषा है। प्राकृतिक मतलब और संकेत भाषा भाव भंगिमाओं का समूह है। नहीं, संकेत भाषा जो होती है वो क्या होती है? एक प्राकृतिक भाषा होती है। उसको कोई अलग से नहीं सिखाया जाता है। बच्चे के साथ साथ में सीख लेते हैं, सांकेतिक भाषा को सीख लेते हैं। उसके साथ साथ उसको कोई अलग से स्कूल या विद्यालय की जाने की ज़रूरत नहीं होती है। आज जैसे बोल दे बच्चों कभी भी तुरंत बहुत पीटेंगे तो बच्चा वो वैसे ही ऑटोमेटिक समझ जाता है। जैसे एक कविवृंद का दोहा है, कहत नटत रीझत खीझत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत हैं नैनन सुसब बात। जो नायक नायिका होते हैं भरे भवन में नैनो में ही बात कर रहे हैं, उसको उस तो नैनो में बात कर रहे हैं, वो कौन सी भाषा हो जाएगी? सांकेतिक भाषा हो जाएगी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आज का हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? सीखने का प्रतिफल। प्रतिफल यानी परिणाम। प्रतिफल बोले तो आपका परिणाम। परिणाम क्या है? कि वे दक्षताएं जिन्हें शिक्षार्थी द्वारा किसी पाठ्यक्रम के अंत में प्राप्त कर लेना चाहिए या प्रदर्शित करना चाहिए। और दूसरा कह रहा है आपका कि भाषा शिक्षण के उद्देश्य हैं जो भाषा पाठ्यचर्या तथा पाठ्यक्रम में वर्णित है। और तीसरा कह रहा है कि अध्ययन के दौरान शिक्षार्थियों के संप्रेषण जो कम्युनिकेशन स्किल होती है उस पर आधारित है। और आपका चौथा कह रहा है वे प्रक्रियाएं जिनके द्वारा शिक्षार्थी प्रदर्शन की अपेक्षा की जाती है कि वो कितना प्रदर्शन लाएगा, कितना अंक लाएगा, उसे आप अपेक्षाएं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर क्या हो जाएगा? कि क्या हो जाएगा कि आपका वे पाठ्यचर्या का पाठ्यक्रम में वर्णित नहीं है। और अध्ययन के दौरान शिक्षार्थी संप्रेषण कौशल, ये नहीं सिर्फ उसमें क्या कितना कम्युनिकेशन स्किल आधारित है, सिर्फ उस संप्रेषण कौशल का नहीं होता है। और डी हो गया वे प्रक्रियाएं जिनके द्वारा वे शिक्षार्थी प्रदर्शन, आप बच्चों से प्रदर्शन की अपेक्षा तो नहीं कर सकते हैं कि हमारा बच्चा फर्स्ट आया, सेकंड आया, हमारा इतना मार्क लाया, ऐसा नहीं। वे दक्षताएं होती हैं जिन्होंने शिक्षार्थी के द्वारा पाठ्यक्रम के अंत में प्राप्त कर लेना चाहिए और प्रदर्शित करती हैं कि हमारा बच्चा जो साल में परीक्षा होती है तो आपको उसमें कितना मार्क लाया है, उसको लिए मार्क कितना लाया है, उसका जो होता है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा पहला ही। चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाषा अधिगम के लिए पूरक पठन के रूप में लघु कहानियों तथा अन्य वृत्तांतों का संग्रह को सुझाया गया है। पूरक पठन का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखो, पूरक पठन होता क्या है, जैसे आप कोई तैयारी कर रहे हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप पढ़ रहे हो तो सिर्फ हमारे ही यूट्यूब चैनल से पढ़ें। आप और दूसरे के भी देख रहे होगे, किसी तीसरे का भी देख रहे हो, तो आपको उसमें से जो अच्छा कॉन्टेक्ट लगता है वो ले लेते हो। पूरक सामग्री का मतलब होता है आप एक जगह से नहीं, यदि आप कोई किताब पढ़ रहे हो तो सिर्फ आप एक ही किताब नहीं, अन्य भी किताब पढ़ रहे हो, उसके आधार पर उसको क्या बोलते हैं? पूरक सामग्री बोलते हैं, पूरक पठन बोलते हैं। ठीक है, तो गहन पठन को बढ़ावा देना क्या ये है, या नैतिक अधिगम को बढ़ावा देना? क्या दूसरा बोल रहा है नैतिक अधिगम को बढ़ावा देना, विस्तृत पठन को बढ़ावा देना, अकादमिक कौशलों को बढ़ावा देना? तो आपका क्वेश्चन नंबर 53 क्या कह रहा है? 53 का आंसर क्या हो जाएगा? क्या विस्तृत पठन, यानी आप उसको एक विस्तृत आराम से और पूरा जानकारी के साथ पढ़ रहे हो, उसको क्या बोलते हैं? विस्तृत पठन बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं? पूरक। पूरक मतलब आप यदि किसी 2 किताबों को पढ़ोगे, आपकी ज़रूरत एक किताब होगी, लेकिन आप उसके एक्स्ट्रा जानकारी के लिए एक किताब से दूसरी किताब को पढ़ोगे तो आपको विस्तृत जानकारी होगी कि नहीं होगी? तो आपको क्या हो जाएगा? विस्तृत पठन को बढ़ावा देता है। तो आपका आंसर हो जाएगा सेकेंड वाला। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। भाषा के सर्वोत्तम तरीकों को कैसे सीख सकते हैं? भाषा का जो सर्वोत्तम, सबसे जो अच्छा तरीका है, सबसे उत्तम तरीका है, क्या संदर्भ में है, या पृथकता यानी अलग करके सीख सकते हो, या वर्णमाला के क्रम के रूप में, या जब शब्द एक एक करके प्रस्तुत किए जाएं तब आप सीख सकते हो?
तो आपको जहाँ संदर्भ दिखे आपका, तो वैसे संदर्भ में कोई यदि आप जैसे संदर्भ जैसे कुछ आप पढ़ रहे हो उसमें भाषा का जहाँ प्रयोग होगा तो उसको अच्छे से आप उसके संदर्भ में प्रयोग करके जब सीखोगे तो आपका भाषा और अच्छे से सीखा जा सकता है। किसके संदर्भ के प्रयोग से भाषा को आप अच्छे से सीख सकते हो। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा पहला। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आज का हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर आ गया 55। कक्षा 3 की अध्यापिका अंकिता को पता चलता है, कक्षा 3 की अध्यापिका अंकिता है, उनको पता चलता है कि शिक्षार्थी नवीन जानकारी, जो नई नई जानकारियां हैं मौखिक रूप से लेने के बजाय लिखित रूप में लेना पसंद करते हैं। वो वर्बली नहीं लेंगे, वो क्या करेंगे भैया, लिखित रूप में लेंगे। किस पे रूप में लेंगे, लिखित रूप में लेंगे। इन शिक्षार्थियों की अधिगम शैली कौन सी है, क्या है, श्रव्य है यानी सुनकर है, या दृश्य है यानी देखकर है, या क्या है, गतिबोधक है या सौंदर्य बोधक है। तो आपका क्या हो जाएगा, ठीक है। तो सौंदर्य बोधक तो ऐसा कुछ है नहीं, गति बोधक नहीं है आपका। इसमें दो बचता है, तो आपका इसमें से क्या हो जाएगा, जो बच्चे या जो छोटे बच्चे होते हैं तो उसको कुछ नहीं समझ में आता है, जो अध्यापिका होते हैं, अध्यापक होते हैं, उसको क्या करते हैं, व्हाइट बोर्ड पर या ब्लैक बोर्ड पे उसको क्या करते हैं, लिख कर समझाते हैं। कैसे, लिख कर, छोटे बच्चों के लिए लिख कर बोलते हैं, तो उनको मौखिक लिखने से ज़्यादा लिख कर उनकी जो त्रुटियाँ हैं वो ज़्यादा बहुत कम होती हैं। क्या होती हैं, जो त्रुटियाँ हैं वो क्या होती हैं, कम होती हैं। क्या होती हैं, कम होती हैं, और उनको अधिगम में ज़्यादा सरलता होती है। तो दृश्य में आ जाएगा, क्या आ जाएगा, दृश्य आ जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा सेकेंड। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आज का हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, नॉन चोम्स्की आगे भैया जो भाषाविद हैं के अनुसार भाषा के अर्जन का आधार क्या है, क्या इंद्रियों से प्राप्त है या भौतिक अनुक्रिया है, बाह्य है, अंतर्जात है। आपको पता है नॉन चोम्स्की ने दिया था भाषा कैसी होती है, जन्मजात होती है, जन्मजात क्षमता होती है। कैसी होती है, जन्मजात क्षमता होती है। और सार्वभौमिक ग्रामर व्याकरण की भाषा दी है, तो भाषा कैसी होती है, अंतर्जात होती है। बाह्य तो होती नहीं है, भौतिक अनुक्रिया है नहीं, इंद्रियों से प्राप्त अनुभव है नहीं, ये क्या होती है, अंतर्जात होती है। तो आपका आंसर हो जाएगा डी। जिन्होंने आपको नॉन चोम्स्की ने आपको पता होगा कौन सा दिए हैं, ये लेडी, क्या दिए हैं, ये लेडी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आपका हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 57। किसी शिक्षार्थी को भाषा विषय के क्षेत्र में किसी विशिष्ट कमजोरी को किसके द्वारा पहचाना जा सकता है। वो बच्चा कोई किसी में सब्जेक्ट में या किसी विशेष में उसको कमियां है, कमजोरी है, उसको क्या कैसे पहचान सकते हो, निष्पादन के द्वारा, निष्पादन परफॉर्मेंस के द्वारा, या निदानात्मक परीक्षण, या योगात्मक जो समेटिव असेसमेंट है, या लिखित परीक्षा। तो आपको पता है यदि किसी की कमियां को पता लगाना है तो आप क्या करोगे, उसका क्या करोगे, पहले निदान करोगे। क्या करोगे, निदानात्मक परीक्षण। निदानात्मक परीक्षण क्या होता है, यानी डायग्नोसिस होता है, बच्चों की कमियों का पता लगाना। बच्चों की क्या होता है, बच्चों की कमियों का पता लगाना, बच्चों की कमियों का पता लगाना क्या होता है, निदानात्मक परीक्षण क्या होता है, पहले बच्चों की कमियों का पता लगाओ कि बच्चे कमी, आखिर बच्चे जो सीख नहीं रहे हैं उनको सीखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको कमी कहाँ रही है, आखिर वो क्यों नहीं सीख पा रहा है। यदि जैसे आपका कुछ पेट दर्द कर रहा है या सर दर्द कर रहा है, आप दवा ले रहे हैं, तो पहले तो जाओगे तो वो दर्द क्यों कर रहा है, ऐसा तो नहीं है कि पहले जाके दवाई ही लोगे। तो अगर नहीं ठीक होगा तो उसको कमियों का पता लगाओ, आखिर ये कमियां आ कह रही है, उसके बाद वो करो उसको द्वारा पहचान के फिर निदानात्मक के बाद आता है उपचारात्मक। क्या होता है, उपचारात्मक। उसके बाद उपचारात्मक परीक्षण आता है, फिर उसके बाद निदान करके फिर कभी बच्चों के उपचार किया जाता है कि उसको कैसे उपचार किया जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा निदानात्मक परीक्षण हो जाएगा, सेकेंड नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आज का हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 58। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम भाषा के अर्जन में महत्वपूर्ण कारक है। अर्जन आपको पता है एक अधिगम होता है और एक अर्जन होता है। क्या होता है, अर्जन। अर्जन जो है ये अनौपचारिक तरीके से होता है। कहाँ पर होता है, अनौपचारिक तरीके से होता है, जबकि आपको पता है जो अधिगम होता है वो औपचारिक तरीके से होता है। तो क्या शिक्षक के द्वारा होता है, विद्यालय में होता है, अवसरों की प्रकृति होता है, या पहचान तथा प्रोत्साहन से होता है। आपका क्वेश्चन नंबर 58 का क्या हो जाएगा,
बच्चों को शिक्षक केवल शिक्षक हैं उसको अर्जन के लिए ऐसा कोई जरूरी नहीं है, विद्यालय केवल ही है जरूरी। जो अर्जन होता है वो पास पड़ोस में माता पिता से अपने सहपाठियों से कहीं से भी हो सकता है। उसको अवसर की प्रति ज़्यादा से ज़्यादा उसको क्या दो, अवसर दो, तो ताकि वो क्या करेगा, बच्चों को अर्जन ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। या तो आपका आंसर हो जाएगा सी फॉर चेन्नई। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हिंदी भाषा सीखने में पाठ्य पुस्तक क्या साध्य है या साधन है या एकमात्र संसाधन है, इसमें से कोई नहीं। आपका क्या हो जाए, एकमात्र साधन केवल वनली नहीं हो सकता है, उसमें से एक साधन हो सकता है, लेकिन केवल एक ही साधन हो सकता है ऐसा नहीं हो सकता है। तो साध्य तो है नहीं, आपका क्या हो जाएगा, साधन है। ये जो हिंदी सीखने में जो पाठ्य पुस्तक होती हैं ये आपकी एक क्या होती हैं, साध्य नहीं होती है बल्कि क्या होती हैं, साधन होती हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ। आज का हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पूनम अपने विद्यार्थियों को पढ़ाते समय दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करती है। क्या करते हैं, दृश्य और श्रव्य सामग्री का प्रयोग करती है। तो इसका प्रमुख कारण है कि कक्षा के सभी बच्चों की आवश्यकताओं को संबोधित करती है, कि कक्षा में जितने बच्चे हैं उसकी आवश्यकताओं को संबोधित करती है, और सभी बच्चों को क्या करती है, नियंत्रण में रखती है, या सभी बच्चों की रुचि का ध्यान रखती है, या सभी बच्चों को मनोरंजन तो कराती नहीं है। और क्या होती है, सभी बच्चों की किसकी आवश्यकता क्या है, उसको तो सभी बच्चों की आवश्यकताओं तो आप पूरा कर नहीं सकते हो, तो आपका आंसर ये भी गलत हो जाएगा। और बच्चों को नियंत्रण कर नहीं रही है, वो क्या रहे, सभी बच्चों की रुचियों का ध्यान रख रही है, कि बच्चों को क्या रुचि है, क्या इंटरेस्टेड है, किसमें नहीं है। तो आपका आंसर हो जाएगा सी फॉर चेन्नई। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, क्वेश्चन हो गया ख़त्म। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि सेशन आपको अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।